नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है ह्यूमनोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर आपका महाराजा सहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में पिछले साल यही पेपर आपका आयोजित हुआ था। जैसे कि सभी को पता होगा, कल आपका 28 अप्रैल पड़ रहा है। कल ये आपका पेपर लगा हुआ BA BSc BCom सभी कोर्सों का सेकेंड सेमेस्टर का बच्चों पेपर है। को कोर्स के तहत यही पेपर आपको देना पड़ेगा। तो इस पेपर के भी सारे क्वेश्चनों को आपको देख के जाना है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कल आपका आगरा विश्वविद्यालय का भी पेपर लगा हुआ है। आगरा विश्वविद्यालय की मैंने वन शॉट की क्लास करा दी है। आज की क्लास में हम जो पेपर लेके आए हुए हैं, महाराजा सहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ का पेपर है। पिछले साल बच्चों यही पेपर हुआ था। इसमें से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को एक बार जरूर आपको देख लेना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दे दिया है, आप जाकर के अन्य भी जो है क्लासों को आप देख सकते हो, जो मैंने रिसेंटली जो है अपलोड किया हो। ठीक है, आप 2-3 क्लासों के माध्यम से आप पूरा का पूरा पेपर आप जो अपना कवर करके आप आ सकते हो। तो चलिएगा, ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से BA BSc BCom आपको जो सेकेंड सेमेस्टर आपको जो पेपर देना है ह्यूमनोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, तो इसी से हम जो भी क्वेश्चन इसमें हैं टॉप 100 आपके क्वेश्चन, इनको हम करा रहे हैं, जो कि परीक्षा से की दृष्टि से यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, महाराजा सहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ का पेपर इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसमें आपका 100 आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा वैसे OMR सीट पर जो है कराई जाएगी। ठीक है, चलेगा। यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि मानव मूल्य किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो नैतिक सिद्धांत जो व्यवहार को परिभाषित करता हो, इसमें का पहला ऑप्शन आपका पूर्णतः राइट है। फिर आपका 2 नंबर आपका क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन को भी देखिएगा बच्चों। 2 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव मूल्य का प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखो, इसमें नैतिक मूल्य भी इसका प्रकार है, भौतिकवादी मूल्य भी है, आध्यात्मिक मूल्य भी है, लेकिन अलौकिक मूल्य इसका कोई भी प्रकार नहीं है। इसमें का चौथा फिर है कि 7 पापों की अवधारणा मानव मूल से संबंधित किसने जो है दी थी बच्चों। तो 7 पापों की अवधारणा गांधी जी ने दिया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि व्यवसाय प्रबंधन में मानव मूल्य का क्या महत्व है, आपको बताना है। तो यह जो है नैतिक निर्णय लेने को जो है सुनिश्चित करता है। इसमें का पहला भी 5 नंबर क्वेश्चन है कि नैतिक व्यापार प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत है ईमानदारी और जो कि अखंडता जो सुनिश्चित करना, या फिर जो है सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना। इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार का कारण क्या है। तो मूल्य और जो है ईमानदारी की कमी, ये भ्रष्टाचार का जो कि कारण है। इसमें का बी। फिर कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। देखो, CSR का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो कॉर्पोरेट जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका मुख्य जो है स्तंभ क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका मुख्य जो स्तंभ है, ठीक है, वो है आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक जो उत्तरदायित्व है। इसमें का पहला। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उद्योगपति CSR पहलों के लिए प्रसिद्ध है। तो रतन टाटा जी थे। इसमें का भी। फिर है कि प्रबंधन में भगवद गीता की मुख्य शिक्षा क्या है, आपको ये बताना है। तो इसकी मुख्य शिक्षा जो है बच्चों, ठीक है, मुख्य जो शिक्षा है बच्चों, कर्म के माध्यम से नेतृत्व है। इसमें का आप लगाइएगा पहला। 9 नंबर क्वेश्चंस का राइट आपका जो विकल्प रहेगा, इसमें का पहला है। फिर है कि समग्र निर्णय लेने का एक आवश्यक हिस्सा क्या है, आपको ये बताना है। तो ये इसका जो हिस्सा है वो है भावात्मक जो बुद्धिमत्ता है। इसमें का डी है। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन की अंतर सांस्कृतिक मानव मूल्य का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि ऐसे मूल्य जो सभी संस्कृतियों में स्वीकार किए जाते हों। इसमें का बी है। फिर कि किस दार्शनिक ने वैश्विक मानव मूल्यों की अवधारणा को बढ़ावा दिया है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। इसमें का सी। फिर कि चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो कहोगे माता पिता और जो शिक्षक निभाते हैं। इसमें का चौथा। फिर है कि APJ अब्दुल कलाम के अनुसार मजबूत जो है चरित्र की कुंजी क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो कहोगे मेहनत और जो है ईमानदारी है। इसमें का पहला। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया के प्रमुख नैतिक चिंता क्या है,
इसमें आपको ये बताना है। तो नैतिक चिंता है निजता का या फिर कह सकते हैं गोपनीयता का उल्लंघन है, इसमें का सी। उसके बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि साइबर नैतिकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये बच्चों जो संबंधित है ऑनलाइन व्यवहार और जो डिजिटल जिम्मेदारी से है। इसमें का भी फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा CSR का सिद्धांत नहीं है, आपको ये बताना है। देखो कर्मचारी शोषण इसका कोई भी सिद्धांत नहीं है और सभी इसके सिद्धांत हो जाएंगे। फिर एक CSR का एक उदाहरण है, आपको बताना है। तो पर्यावरण जो प्रदूषण को कम करना है CSR का एक एग्जाम्पल है, इसमें का चौथा है। फिर नैतिक निर्णय लेने में मुख्य जो है कारक क्या है, ठीक है। तो इसका मुख्य जो कारण है नैतिकता और जो जिम्मेदारी हो जाएगी, इसमें का दूसरा है। फिर एक नैतिक दुविधा क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो ऐसी स्थिति जहां नैतिक मूल्यों के बीच जो टकराव हो उसी को हम नैतिक दुविधा कहते हैं। फिर एक कि विपणन में कौन सी जो है दुविधा आम है, आपको बताना है। तो कौन सी दुविधा बच्चों आम है, तो कहोगे गलत विज्ञापन बनाम उपभोक्ता अधिकार, इसमें का पहला है। फिर प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों का उद्देश्य क्या है, 22 की बात करें तो नैतिक जो है नेतृत्व को बढ़ावा देना। उसके बाद है कि आध्यात्मिक मूल्यों से प्रभावित कौन सा प्रबंधन सिद्धांत है, ठीक है। तो कहोगे सेवक जो है नेतृत्व है, सर्वेंट लीडरशिप है। उसके बाद है कि समाज में नैतिक मूल्यों का क्या महत्व है, आपको ये बताना है। तो इसका महत्व बच्चों है वे निष्पक्षता जो है न्याय सुनिश्चित करते हैं, इसमें का चौथा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक व्यवहार का उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, आपको बताना है। तो नैतिक जो है व्यवहार का बच्चों तो वित्तीय लेन देन में जो ईमानदारी होती है उसी को हम नैतिक व्यवहार कहते हैं। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा मानव मूल्य नहीं है, तो बेईमानी बच्चों कोई भी मानव मूल्य नहीं है और सभी इसमें कहें। फिर एक नैतिक नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, आपको बताना। तो ईमानदार होना चाहिए, इसमें का भी। ऑनलाइन जो है खरीदारी में प्रमुख नैतिक चुनौती क्या है, 28 की बात करें, ठीक है। तो चुनौती बच्चों की नकली जो है समीक्षाएं और जो है घोटाले हैं, चुनौती एक प्रकार की। फिर कि कार्यस्थल जो है ईमानदारी क्यों महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। तो इसलिए महत्वपूर्ण बच्चों क्योंकि विश्वास और जो विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है, फिर बढ़ाता है। उसके बाद है कि कौन सा कारक मानव मूल्य को नकारात्मक रूप से जो परिभाषित करता है। देखो यहाँ से बच्चे नकारात्मक की बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन करता है, 30 की बात करें तो कहोगे हाँ भ्रष्टाचार और जो लालच करता है, यहाँ के नकारात्मक की बच्चों बात कर रहा है, इसमें का चौथा। फिर है कि समग्र निर्णय लेने का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो कहोगे सभी पहलुओं पर विचार करना, भावात्मक नैतिक और जो तार्किक से। उसके बाद है कि कौन सा भारतीय ग्रंथ समग्र निर्णय लेने को जो है बढ़ावा देता है, तो कहोगे भगवत गीता देती है, इसमें का डी। फिर है कि नैतिक निर्णय लेने का प्रथम चरण क्या है, आपको बताना है। तो नैतिक जो है मुद्दों की पहचान करना। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है। तो बच्चों ईमानदारी ये भी इसका सिद्धांत, लेकिन धोखा कोई भी इसका सिद्धांत नहीं है, इसमें का भी। विपणन में एक आम जो है नैतिक दुविधा क्या है, 35 की बात करें तो कहोगे झूठा विज्ञापन बनाम उपभोक्ता विश्वास, इसमें का सी। फिर एक निजीकरण में मुख्य नैतिक चिंता क्या है, आपको बताना है। तो मुख्य नैतिक जो चिंता है बच्चों, ठीक है, सुलभता और जो है किफ़ायती दर है, इसमें का चौथा। फिर एक सोशल मीडिया में एक प्रमुख नैतिक दुविधा क्या होती है, आपको ये बताना है। तो कहोगे गोपनीयता बनाम सोशल जो कि हाँ भाषण, इसमें का बी, इसमें का बी है। फिर है कि जैविक खेती में एक महत्वपूर्ण या फिर प्रमुख जो है नैतिक मुद्दा क्या है, 38 की बात करें तो कहोगे उच्च लागत बनाम जो है स्थिरता है। उसके बाद कि कौन सी जो है कंपनी डेटा गोपनीयता उल्लंघनों के कारण नैतिक संकट का सामना कर चुकी है, तो फेसबुक कर चुकी है, इसमें का पहला है। फिर कि साइबर सुरक्षा में नैतिक चुनौती क्या है, तो कहोगे डेटा गोपनीयता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा, इसमें का भी। फिर कि ऑनलाइन खरीदारी में नैतिक जो है मुद्दा क्या है, आपको बताना है। तो उपभोक्ता गोपनीयता की सुरक्षा है। फिर कि कृत्रिम जो है बुद्धिमत्ता जिसको AI कहते हैं, इससे संबंधित नैतिक चिंता क्या है, आपको बताना है। तो डेटा गोपनीयता और जो पूर्वाग्रह है। फिर कि गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए नैतिक मुद्दा क्या है, तो कहोगे लागत बनाम जो उत्पाद सुरक्षा है। फिर है कि पर्यावरण संरक्षण में एक प्रमुख नैतिक चिंता क्या है, आपको बताना है। तो आर्थिक जो है विकास बनाम स्थिरता है,
फिर कि उपभोक्ता अधिकारों में एक नैतिक मुद्दा क्या है। 45 की बात करें तो झूठा विज्ञापन है, गलत विज्ञापन। फिर कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, आपको बताना है। तो जीवों को समुदाय और उसका जो है वातावरण है, इसमें का पहला है। फिर कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक क्या हैं, तो जैविक और अजैविक घटक हैं, इसमें का चौथा होगा। ठीक है, जैविक वे होते हैं इसमें जान होती है, जैविक जिसमें जान नहीं होती है। फिर कि खाद्य श्रृंखला क्या है बच्चों, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जहाँ प्रत्येक अगले द्वारा जो है खाया जाता है। फिर है कि खाद्य जाल क्या है, आपको ही बताना है। खाद्य जाल जो बच्चों है वो क्या है, ठीक है, आपको ही बताना है। 49 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो वैसे तो खाद्य जाल बच्चों वास्तव में परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखला का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, तो इसमें का खाद्य जाल कोई भी ऑप्शन जो कि सही इसको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें का आप डी लगा दीजिएगा चौथा। कीड़ों के द्वारा बनाया गया जाल नहीं, जो कि ये जो खाद्य जाल वास्तव में परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखला का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, एक जाल होता है। ठीक है, इसमें का दूसरा हो सकता है, लेकिन आप इसमें चौथा लगवा, इनमें से कोई नहीं। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन की जैव विविधता क्या है, आपको ये बताना है। तो पृथ्वी पर जीवन की विविधता है, इसमें का दूसरा। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन की जैव विविधता के प्रकार क्या हैं, आपको ये बताना है। तो इसके प्रकार में आपके आनुवांशिक, प्रजातीय, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, ये इसमें हो जाएंगे। प्रदूषण क्या है, आपको ये बताना है। तो पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ का प्रवेश है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार है, तो सभी इसके प्रकार है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सभी। फिर एक सतत विकास का बच्चों लक्ष्य क्या है, तो बिना भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना, इसकी परिभाषा ही है। फिर एक सतत विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो सिद्धांत है, ठीक है, सिद्धांत है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है। इसमें का दूसरा। भी चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा क्या है, आपको बताना है। तो इसकी व्यवस्था बच्चों है कि कचरों को कम करना, संसाधनों को पुनः उपयोग करना, इसमें का पहला। फिर है कि कौन सी बच्चों गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान देती है, तो CO2 देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है कि जैव अपघटनीय कचरे का प्रबंधन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो कहोगे खाद बनाना। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, आपको बताना है। ठीक है, नवीकरणीय बच्चों ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। इसमें का अगला देखिएगा कि जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वर्षा जल संचयन है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, आपको बताना है। तो वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन जलाना। इसमें का फिर सतत विकास के लक्ष्यों की संख्या कितनी है, तो 17 इसके लक्ष्य बच्चों रखे गए हैं। 2030 तक इसको पूरा करने का टारगेट है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी वन संरक्षण की जो विधि है, आपको बताना है। वन संरक्षण की जो विधि है वनीकरण है, मतलब जो है वनों को लगाना है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का कारण बनता है, आपको बताना है। तो औद्योगिक कचरे का जो है नदियों में बहाव है। फिर है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन स्रोत है, आपको बताना है। गैर नवीकरणीय बच्चों पूछ रहा है, आपको बताना है। तो गैर नवीकरणीय में आपको कोयला हो जाएगा, इसमें का पहला। उसके बाद है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि CO2 और मीथेन की वृद्धि। फिर कि ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इसके लिए बच्चों पुनर्चक्रण जो है खाद बनाना है। उसके बाद है कि स्थायी कृषि के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, आपको बताना है। तो सबसे अच्छा इसका जो बच्चों तरीका आपका हो जाएगा वो हो जाएगी जैविक खेती। फिर है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है, तो पेरिस समझौता, कीटो प्रोटोकॉल, ये दोनों हैं, इसमें का डी। फिर है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बच्चों पारित हुआ, यह क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। कब पारित हुआ था बच्चों, 1986 को, इसमें का भी। फिर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है शामिल है, किस अनुच्छेद में शामिल है, अनुच्छेद 21 में है, इसमें का तीसरा लगाओ। फिर है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन, जिसको हम
EIA कहते हैं। इसका मुख्य जो उद्देश्य क्या है, तो कहोगे परियोजनाओं का पर्यावरणीय जो प्रभाव का विश्लेषण करना। फिर एक कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ, आपको बताना है। तो कहोगे 1972 को, इसमें का पहला है। फिर एक कि जल अधिनियम जो कब पारित हुआ, आपको बताना है। जल प्रदूषण निवारण जो कि नियंत्रण अधिनियम, तो ये बच्चों पारित हुआ तो 1974 को, इसमें का डी। फिर 76 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण बच्चों नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये बच्चों हुआ था 1981 को। उसके बाद है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है, तो UNP करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है। सतत विकास किस पर ध्यान जो है केंद्रित करता है, किस पर केंद्रित है, तो संतुलित जो है आर्थिक, सामाजिक और जो है पर्यावरणीय विकास पर है। उसके बाद है कि कौन सा अधिकार नागरिकों के लिए स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करता है, तो स्वच्छ जो है पर्यावरण का अधिकार करता है। उसके बाद कि पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक जो कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। 81 नंबर क्वेश्चन के क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। ये जो संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया भी था। फिर है कि भारत में कौन सा कानून वन संरक्षण को नियंत्रित करता है, ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम करता है। ठीक है, 1980, इसमें का पहला है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का जैव संकेतक है, ठीक है, तो बेथिक माइक्रो, इसमें का सी। उसके बाद है कि उच्च जैव रसायन ऑक्सीजन मांग क्या इंगित करता है, आपको ये बताना है। तो जैविक प्रदूषण का उच्च स्तर, इसमें का बी। फिर कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य हो जाएगा पर्यावरण जो प्रभाव को कम करना है, इसमें का तीसरा है। फिर पर्यावरण जो प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानक समानता उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। इसके लिए जो है ISO जो कि 14001, इसमें का दूसरा है। फिर है कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को लागू करने का पहला चरण क्या है, आपको ये बताना। तो कहोगे पर्यावरण जो है नीति का विकास करना। फिर है कि पर्यावरण जो है प्रभाव आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है परियोजनाओं के पर्यावरण जो है प्रभाव का पूर्व अनुमान और जो है न्यूनीकरण है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा EIA प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, तो सार्वजनिक जो भागीदारी है। फिर कि पर्यावरण जो है लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय अनुपालन और जो है प्रदर्शन है। उसके बाद कि मूल्यों की कुल संख्या क्या है, आपको बताना है। मूल्यों की कुल संख्या क्या है, 91 की बात करें, ठीक है, तो मूल्यों की बच्चों जो संख्या है 10 है, इसमें का पहला लगा दो। फिर है कि मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो स्कूल, परिवार, धार्मिक संस्थान सभी में। फिर है कि नैतिक शिक्षा समिति, इस जो कि 1962 के अध्यक्ष कौन थे, तो श्री प्रकाश थे, इसमें का दूसरा। फिर है कि अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ, ये जो वाक्य किसने कहा है, आपको बताना है, तो अरविंद जी ने। फिर देखिएगा विंग्स ऑफ फायर, ये जो बच्चों पुस्तक है APJ अब्दुल कलाम की, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। फिर है कि रिश्वत अधिनियम जो कि 2010 में बना था बच्चों, लेकिन इसको लागू कब किया गया, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये बना तो था 2010 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2011 को इसको लागू किया गया था, इसमें का भी। फिर है कि आचार नीति एक विज्ञान है, तो कैसा विज्ञान है, तो कहोगे मानक विज्ञान है, इसमें का चौथा है। फिर कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का प्रारंभ कब किया था, तो 1975 में। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विपणन के विरुद्ध आलोचना का एक सामान्य स्रोत नहीं है, आपको ये बताना है। तो विश्व व्यापार संगठन नहीं बच्चों, और सभी हैं। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि विपणन नैतिकता में किन नैतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो काला बाजारी, भ्रामक विज्ञापन, ठीक है, विज्ञापन की विषय वस्तु सभी का बच्चों, इसमें का डी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि इसी वर्ष आपका पेपर आयोजित हुआ था, तो मैंने सोचा इसको करा दें। इसको देख के जाइएगा, और मैंने कानपुर विश्वविद्यालय की 1 शॉट की क्लास करा रखी है, उसको जरूर आपको देख के जाना है। इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। पेपर हो जाएगा तो पेपर अपना भेज देना, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।